क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है फिगर शोज अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a placed in a uniform perpendicular magnetic field B. A thick metal rod OA is pivoted at the center O. The other end of the rod touches the loop at A. The center O and a fixed point C on the loop are connected via the wires OC of resistance capital R. A force is applied at the middle point of the rod OA perpendicularly so that the rod rotates clockwise at a uniform angular velocity omega. Find the force. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड OA, और इसका एक एंड यहां से फिक्स कर रखा है और इसका जो दूसरा एंड A है ये फ्रीली मूव कर सकता है इस वायर के ऊपर। तो ये जो रॉड है हमारे पास ये इस तरीके से सर्कल में घूम सकती है। अब किया क्या है कि एक वायर को यहां से यहां पे जोड़ दिया गया है, यानी एक एंड वायर का इस रिम पर कनेक्टेड है और एक इसके सेंटर पे कनेक्टेड है रॉड के। अब रॉड को के ऊपर लगाया जाता है फोर्स F कुछ इस तरीके से कि ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमने लगती है। एंगुलर स्पीड यदि कांस्टेंट है, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो मैं इस रॉड के बारे में कह सकता हूं कि इसके ऊपर जो लगने वाले जो टॉर्क हैं वो टॉर्क भी क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। यानी कि यदि मिडिल पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स का टॉर्क होगा कुछ ऐसा ही, कोई और ऊपर भी एक फोर्स लगना चाहिए और उस फोर्स का टॉर्क सेंटर के अबाउट जो है और इस फोर्स का टॉर्क सेंटर के अबाउट 0 के बराबर हो जाए। तो नेट टॉर्क हमें यहाँ पे 0 करना है। और यदि मैं सेंटर की बात करूं, यदि फोर्सेज हैं, यदि मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो भी सेंटर पर लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, तब ऐसा संभव हो पाएगा कि एक मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट इस पर लग रहा हो तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम सकते हैं। अब यदि ओमेगा एंगुलर स्पीड से रॉड घूम रही है तो मैं कह सकता हूं इसमें एक इंड्यूस होगा ईएमएफ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, b ओमेगा a स्क्वायर बाई 2। और यदि डायरेक्शन की बात करें, किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, सो इसकी वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, v क्रॉस b बाहर की तरफ आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये रॉड एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगी। तो ये हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास एक रॉड है जो इस तरीके से बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, एक वायर यहां से कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस R है। तो मैं कह सकता हूं इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट I इज इक्वल्स टू E बाय R के बराबर b ओमेगा a स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय R। तो ये करंट आपको मिलेगा b ओमेगा a स्क्वायर बाय 2R, ये करंट है। अब इस करंट की वजह से, ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इस करंट की वजह से इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगेगा ILB के बराबर। सो करंट इसमें ऐसे है, यानी लेंथ वेक्टर इस तरफ है, B वेक्टर अंदर की तरफ है। सो LV क्रॉस B जो है, IL क्रॉस B वो लगेगा ऊपर की तरफ। तो मैं कह सकता हूं इस रॉड के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा FM के बराबर और नीचे फोर्स लग रहा है F के बराबर। ये दोनों फोर्स यदि बराबर हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ILB शुड बी इक्वल टू अपना ये फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सक्यूज मी। तो यहां पे जो करंट है वो हम निकाल चुके हैं, b ओमेगा a स्क्वायर बाय 2R। ये लेंथ जो है वो a के बराबर है रॉड की, मैग्नेटिक फील्ड b के बराबर है, ये f के बराबर आपको मिल जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, सो दैट रॉड रोटेट्स, फाइंड द फोर्स। फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, तो ये होगा b स्क्वायर ओमेगा a क्यूब डिवाइडेड बाय 2R। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड, जिससे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमने लगे। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको 15 सितंबर से, ठीक है। जेई मेंस और एडवांस के लिए 2022 को टारगेट बना के एक एक्सेल बैच स्टार्ट किया जा रहा है ड्रॉपर्स के लिए, जो कि बिल्कुल नया बैच है, एकदम फ्रेश, ठीक है। पूरा सिलेबस इसमें आपको कराया जाएगा और थोड़ा फास्ट पेस पे रहेगा ये, ठीक है ना।
ऐसा नहीं, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए कोरोना की वजह से, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी बीच में कि थोड़ा एग्जाम ही लेट हो गए, तो नए साल की जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ा लेट हो गई है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल की जो एग्जाम्स के स्केड्यूल है वो ज्यादा लेट नहीं होंगे, तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हर टॉपिक को कवर करते हुए एक ऐसा बैच जरूर लेके आना था। तो ये वही बैच है। तो 15 सितंबर से बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसके सर पढ़ाएंगे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे टॉप फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी की नंबर 1 फैकल्टीज की टीम है ये बच्चों, और इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे मिल भी नहीं सकता, ठीक। तो बच्चों इस कोर्स में सब कुछ है, स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी तरफ से ही मिलेगा, सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी इसमें, डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स होमवर्क शीट्स की फॉर्म में मिलेगी, जो आपको डेली लेक्चर के बाद सॉल्व करनी है। उसके बाद एक कॉमन होमवर्क मिलेगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ठीक, सब्जेक्टिव भी होंगे जो आपके एडवांस की प्रिपरेशन को फोकस करेंगे। और बच्चों इस बैच में हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके IIT JEE एडवांस के लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल, और कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आपको बहुत कम नॉलेज है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रखी, तो भी आप इस बैच पे ट्रस्ट कर सकते हो, इससे स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट्स के लिए दिया जाएगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपको डाउट क्लियरिंग के लिए दिया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक बच्चों। तो आई होप बच्चों ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रूव होगा, ठीक है ना। हम पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल वेल डिजाइन वेल फ्रेम कोर्स है ये। हम आपके साथ साथ हैं, आपके साथ साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आप और हम मिलकर बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। 62 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया आपको अ सिचुएशन सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहे हैं, और 61 में 60 की बात करी है, 60 में 59 की बात की है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसा क्वेश्चन हमने 59 किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी बार जो पूरा सिस्टम है ये एक वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा इस रॉड के ऊपर। अब आगे पढ़ते हैं। ऑल पैरामीटर्स आर सेम एक्सेप्ट द बैटरी ऑफ EMF E। बैटरी लगी है यहाँ पे और एक रियोस्टेट लगा है जिसका रेजिस्टेंस R के बराबर है, are connected between O and C. Neglect the resistance of the connecting wires, that theta be the angle made by the rod from the horizontal position measured in the clockwise direction during the part of the motion for 0 से लेके π/4 थीटा की वैल्यू के लिए only forces acting on the rod are gravity and the force exerted by the magnetic field and the pivot. However, during the part of the motion, the resistance R is varied in such a way that the rod continues to rotate with a constant angular velocity omega. तो ये जो लास्ट में पॉइंट है ये इसका सार है कि हमने इस रॉड के ऊपर जो है हमने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस को वेरी किया है। रेजिस्टेंस को वेरी करने से क्या होगा कि इस सर्किट में जो करंट है, करंट वेरी होगा, करंट वेरी के होने से उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है ILB वो वेरी होगा। तो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम सके, आपको ये बताना है, ठीक। तो मैं मान लेता हूं कि किसी टाइम t बराबर t पर ये जो रॉड है एंगल थीटा बनाती है हॉरिजॉन्टल से, तो ये मैं मान लेता हूं कि हमारी रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाती है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है, और ये घूम रही है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से। तो मैं कह सकता हूं कि EMF जो यहां पे इंड्यूस्ड होगा वो EMF की वैल्यू होने वाली है B ओमेगा A²/2। और यदि इसकी डायरेक्शन भी बताना चाहें तो आप बता सकते हैं बड़े आराम से कि इसकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, V क्रॉस B जो है इस तरफ आपको मिलने वाला है। ऐसी बैटरी आपको मिलेगी, और बैटरी ऐसी है, यहाँ पे कनेक्टेड है एक और बैटरी, यहाँ पे कनेक्टेड है एक और बैटरी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। तो ऐसे करंट यहाँ पे फ्लो होने वाला है, ऐसे करंट यहाँ पे फ्लो होने वाला है, करंट I। और करंट I की वैल्यू आप लिख सकते हैं कि टोटल EMF जो है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए EMF ये भी है जो इंड्यूस हुआ है रॉड में, और ऑलरेडी यहाँ पे EMF E की बैटरी लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ टोटल EMF विल बी E
प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा 2 टाइम्स ई प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ये आपको इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू यहां पे मिलने वाली है। अब इंड्यूस्ड करंट I के बराबर है, तो इस रॉड के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो देखिए कितना होगा। करंट है ऐसे, L वेक्टर है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो L क्रॉस B जो है इस तरफ आएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि रॉड के परपेंडिकुलर जो है एक फोर्स लग रहा होगा ILB के बराबर। रॉड के ऊपर एक mg फोर्स लग रहा है। इस mg का एक कंपोनेंट किस आएगा, mg cos थीटा के बराबर। इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा के बराबर, और एक हिंज फोर्स इस तरफ लग रहा होगा नॉर्मल n के बराबर। ठीक, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि यदि इसका आपको ओमेगा कांस्टेंट रखना है, यानी टॉर्क की वैल्यू 0 के बराबर रखनी होगी, तो ILB को mg cos थीटा के बराबर यहां आप रख सकते हैं। सो ILB मस्ट बी इक्वल टू यहां लिख सकते हैं mg cos ऑफ थीटा, mg cos थीटा के बराबर इसे लिख सकते हैं। तो करंट यहां पे मैं लिख रहा हूं, करंट कितना आ जाएगा आपके पास 2e प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, और यहां पे आएगा आपके पास LB, और यहां पे आ जाएगा नीचे mg cos थीटा, ये बन गया आपके पास 1 के बराबर। r को इधर ले जाइए तो हो जाएगा r, ये रह जाएगा सिर्फ 2। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ये घूमेगा। यदि आपसे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाए, हिंज फोर्स पूछा जाए, तो आप कह सकते हैं कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा आपके पास r ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो जितने भी सारे फोर्सेस का समेशन है, इस तरफ है नॉर्मल n, इस तरफ है mg sin थीटा, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मास है m और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आप देखें तो सेंटर ऑफ मास L/2 रेडियस के सर्कल में, A/2 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। क्या लिखूंगा मैं, A/2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आप यहाँ से हिंज फोर्स भी निकाल सकते हैं यदि पूछा जाता तो। आपसे सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल दी आपने 2e प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर, L की जगह A ही लिखना है आपको, AB अपॉन mg cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके बाद इन्होंने और क्या पूछा है, बस r की वैल्यू पूछी है, r की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। एक वायर का मास m है, लेंथ l है, स्लाइड फ्रीली ऑन अ पेयर ऑफ स्मूथ वर्टिकल रेल्स। वर्टिकल प्लेन में इसका मोशन हो रहा है, यानी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg के बराबर, mg के बराबर लग रहा है फोर्स यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल CA मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। रेल कनेक्टेड है टॉप एंड पे, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर नेग्लेक्टिंग एनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन इस वायर का कितना होगा, किसी भी इंस्टेंट पर आपको बताना है, और कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। तो देखिए मैं क्या मान लेता हूं कि बैटरी, ये जो रॉड है, रॉड जब मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी, तो यहाँ पे एक इंड्यूस होगा ईएमएफ। सो मैं मान लेता हूँ इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, तो इसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ की बात करूं, सो वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, सो v क्रॉस b देखें आप, ये राइट डायरेक्शन में आपको मिल रहा है, यानी कि एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और उस बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा आपके पास, bv × L। अब ये बैटरी का ईएमएफ है, तो मैं कह सकता हूं कि ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ये बैटरी के अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए लिख सकता हूं कि Q की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, CV के बराबर कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हम यहाँ पे बता सकते हैं, कितना हो जाएगा, C × E विच इज BVL के बराबर। C × BVL के बराबर आपको यहाँ पे चार्ज मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो आपको मिल जाएगा dQ/dt, चार्ज के चेंज होने का रेट, दैट इज करंट। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी टर्म्स कांस्टेंट है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इन तीनों को बाहर ले लूंगा मैं, CBL, और v का डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हैं dV/dt विच इज एक्सेलरेशन। सो करंट आपको मिल जाता है CBL × एक्सेलरेशन A, इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको नाम दे देता हूं।
तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है ILB वो भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा मान लीजिए इस तरफ, तो इसमें करंट है इस तरफ, और यानी कि इसका लेंथ वेक्टर हो गया इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो L क्रॉस B ऊपर की तरफ आपको मिलेगा, तो ऊपर की तरफ आपको फोर्स मिलेगा F इज इक्वल टू ILB। तो मैं कह सकता हूं एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स हमें पता चल गया, और नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर रख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन is equals to टोटल लगने वाला फोर्स which is mg minus ILB। तो यहां से आपको मिल जाएगा mg माइनस I की वैल्यू है CBLA सबला इंटू LB L स्क्वायर B स्क्वायर, तो यहां मिल जाएगा आपको MA। तो यहां जो एक्सेलरेशन वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ ले जाइए, तो आपको मिल जाएगा m प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर, यहां मिलेगा आपको A इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी विच इज mg अपॉन m प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 65। करंट इन an ideal long solenoid is varied at a uniform rate of this much ampere per second. Solenoid has this much turns per unit length, radius इतना है। तो यहाँ पे हमारे पास सोलिनॉइड है, और सोलिनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो पहले आप बनाइए सोलिनॉइड, सोलिनॉइड ये रही, इसमें करंट जो है करंट चेंज हो रहा है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे di/dt इज इक्वल टू 10⁻⁻² एम्पियर पर सेकेंड। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो कितना है आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स इज 2000, 2 × 10⁻3, और रेडियस की बात करें, रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻² मीटर टर्न्स पर मीटर। ये आपके पास वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में पहले पार्ट में पूछा है कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इनसाइड द सोलिनॉइड विद इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, राइट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस सर्कल इन 2 सेकंड। तो चेंज होने वाला फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है 2 सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज हो जाएगा उस सर्कल के अंदर, और सर्कल का रेडियस जो है कितना है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये, यदि ये आपके पास सोलिनॉइड है और इस सोलिनॉइड की एक्सिस को कोइंसाइड करने वाला एक आपके पास सर्कल है, ये रहा सर्कल, तो इस सर्कल 1 सेंटीमीटर, सर्कल का एरिया कितना हो गया आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, यानी 1 10⁻⁻4, ये मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया मिल जाएगा। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं कि जो फाई है वो होता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, हम जानते हैं कि इस सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होने वाला है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है वो कांस्टेंट है, किसके बराबर है, μ0 के बराबर, μ0 के बराबर मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया से पास हो रहा है, तो मैं फ्लक्स यहां पे लिख सकता हूं B इंटू एरिया ऑफ स्मॉल लूप। तो आप यहां लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई रहने दीजिए इसको। सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास, μ0 के बराबर, μ0 इंटू एरिया के बराबर, μ0 इंटू एरिया के बराबर। और यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, यदि इसको डिफरेंशिएट कर दें तो आपको मिल जाता है d∅dt इज इक्वल्स टू μ0 इंटू di/dt। ये वैल्यूज आपको सारी दी हुई हैं, तो आप लिख सकते हैं d phi इज इक्वल्स टू या डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू डेल्टा t इंटू μ0 इंटू n इंटू a इंटू di/dt के बराबर। सारी वैल्यूज आपको रखनी है। डेल्टा टी कितना है आपके 2 सेकंड में पूछा है, तो यहाँ पे रखिए वैल्यू 2 सेकंड, 2 सेकंड इंटू μ0 कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें सो 2 इंटू 10⁻3, और यहाँ पे बात करें एरिया की, छोटू एरिया कितना है पाई इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ पे कितना है आपके पास di/dt विच इज 10⁻⁻2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना फ्लक्स में चेंज आ रहा है 2 सेकंड के अंदर। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कितना ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैं मैक्सवेल की इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl
इज इक्वल टू डी फाई बी बाय डी टी। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, बिकॉज सिमेट्री है, एक्सिस दोनों के समान है, तो इसको लिखा जा सकता है ई इंटू 2 पाई इंटू 1 सेंटीमीटर 10 to the power minus 2 is equal to d phi b by dt, which is mu naught into n into area into di by dt। आपको यहाँ पे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7, n is 2 into 10 to the power 3, एरिया है पाई इंटू 10 to the power minus 4, di by dt 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा आपके पास 2 पाई इंटू 10 to the power minus 2। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल मिल जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें दिया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। तो सोलेनॉइड का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हम निकालना चाहते हैं कि एक सर्कल के ऊपर, और उस सर्कल का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर के बराबर। मैं कह सकता हूं सिमेट्री से कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होने वाला है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है इस तरीके से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं लिख सकता हूं मैक्सवेल इक्वेशन से T E इंटू 2 पाई R, E इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा यहाँ से डी फाई बी बाय डी टी। डी फाई बाय डी टी को लिख सकता हूं मैं म्यू नॉट एन इंटू कैपिटल ए इंटू डी आई बाई डी टी, और यहाँ जाएगा आपके पास E इंटू 2 पाई। अब यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि इस सर्कल के अंदर कितने पार्ट से फ्लक्स पास हो रहा है। मैं कह सकता हूँ सिर्फ इतने पार्ट से फ्लक्स पास हो रहा है, बाकी पार्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिर्फ इस पार्ट से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो मैं एरिया यहाँ पे लिखूंगा पाई इंटू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे E इंटू 2 पाई इंटू 8 सेंटीमीटर 8 बाय 100 इज इक्वल टू 10 to the power minus 7 इंटू 4 पाई, ये म्यू नॉट की वैल्यू हुई, और यहाँ पे आएगा आपके पास n इज 2000 10 to the power 3 इंटू एरिया आप लिखेंगे पाई इंटू 6 सेंटीमीटर 10 to the power minus 2 का स्क्वायर, और डी आई बाई डी टी 10 to the power minus 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है एक एवरेज ईएमएफ 20 वोल्ट का इंड्यूस होता है एक इंडक्टर में, जब करंट उसमें चेंज होता है 2.5 एम्पियर से एक डायरेक्शन में, सेम वैल्यू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 0.1 सेकेंड, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो पहले करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में था, तो अब वो करंट जो है डायरेक्शन पलट जाती है। तो करंट की डायरेक्शन यदि बदल गई है तो हमें निकालना है कि कितना जो है उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो मैं जानता हूं कि E जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी, और इसको लिख सकता हूं मैं L इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। सो एवरेज ईएमएफ इज 20 वोल्ट, L की वैल्यू पता नहीं, करंट की डायरेक्शन में आपको बताना है चेंज कितना हुआ है, करंट में चेंज कितना हुआ है। सो पहले ऐसा था, अब इतना हो गया है। मैं कह सकता हूं 2 टाइम्स इंटू 2.5 एम्पियर डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है 0.1 सेकेंड। तो ये आपको मिल जाएगा L इज इक्वल टू 20, ये गया 25 बार, 25 दूनी 50, 20 बटा 50, 2 बटा 5, सो 0.4 हेनरी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है L की वैल्यू का। नंबर 69 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ T बाय टाउ फॉर व्हिच द करंट इन एन LR सर्किट बिल्ड्स अप टू 90%, builds up to 99%, builds up to 99.9% of the steady state value। तो steady state पे करंट हम जानते हैं कि एक LR सर्किट में होता है कितना, I नॉट के बराबर, और किसी भी इंस्टेंट पर मान लेता हूं करंट I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है IT, तो ये रिजल्ट होता है I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये इक्वेशन होती है, इसका ग्राफ भी आप जानते हैं, करंट ग्रो होता है 0 से लेके आगे तक, है ना। तो मैं चाहता हूं कि कब कि टी बाई टाउ की वैल्यू बतानी है जब 90% पहुंच जाता है करंट ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू, यानी स्टेडी स्टेट पे करंट यदि आई नॉट है तो ये हो जाता है 90% ऑफ आई नॉट, यानी कि 90 बाय 100 ऑफ आई नॉट, ये हो जाएगा आपके पास आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। आई नॉट से आई नॉट गया, ये बना आपके पास ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू 9/10, ये है 1 में से माइनस करेंगे तो 1/10 आपको मिलेगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ई रेज टू द पावर टी बाई टाउ
इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ ln लेंगे तो ln ऑफ e रेज टू द पावर t बाई टाउ इज इक्वल टू ln 10, ln 10 को लिख सकता हूँ 2.303 इंटू ln log 10, ये हो जाएगा आपके पास t बाई टाउ इज इक्वल टू 2.303, log 10 की वैल्यू है 1, तो आंसर आपको मिल जाएगा 2.303। इसके बाद आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है कि जब करंट 99% ऑफ स्टेडी वैल्यू हो जाएगा, सो 99 बाय 100 I नॉट इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। I नॉट से I नॉट गया, 99 बाय 100 है, उसको 1 में से माइनस करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू 1 बाय 100, रेसिप्रोकल करेंगे तो ई रेज टू द पावर टी बाई टाउ इज इक्वल टू 100, दोनों तरफ ln लेंगे तो आपको मिलेगा ln 10 टू द पावर 2 और यहाँ मिलेगा t बाई टाउ, ln 10 टू द पावर 2 को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ln 10 और ln 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं ऑलरेडी 2.303, तो आपको मिल जाएगा 4.6 सेकंड के बराबर, 4.6 के बराबर t बाई टाउ की वैल्यू 4.6 के बराबर। इसके बाद सी पार्ट की बात कर रहे हैं 99.9%, सो 99.9% को लिख सकता हूँ मैं 99.9 बाय 100 ऑफ I नॉट इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। I नॉट से I नॉट गया, इसको मैं 999 बाई 1000 लिख सकता हूँ, तो आपको मिल जाएगा 1/1000 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, रेसिप्रोकल करेंगे तो ई रेज टू द पावर टी बाई टाउ बचेगा, आपको मिलेगा 10 टू द पावर 3, ln लेंगे दोनों तरफ तो t बाई टाउ इज इक्वल टू ln ऑफ 10 टू द पावर 3, पावर आगे आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी है 3 इंटू ln ऑफ 10, ln 10 सब जानते हैं 2.303 के बराबर है, सो t बाई टाउ इज इक्वल टू 3 इंटू 2.3 आ जाएगा 6.9 के बराबर। तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं इन तीनों पार्ट्स में। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं कि टाइम कांस्टेंट LR सर्किट का दिया है 40 मिली सेकेंड के बराबर। टाइम कांस्टेंट के बारे में आपको बता दूंगी, ये होता है L बाय R के बराबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो ये 40 मिली सेकेंड है, 40 मिली सेकेंड, और सर्किट को कनेक्ट किया है t बराबर 0 पे, और स्टेडी करंट की वैल्यू 2 एम्पियर के बराबर है। तो मैं किसी भी एक इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू बता सकता हूं, I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस t बाय टाउ, t बाय टाउ, t बाय 40 मिली सेकेंड। ठीक, अब आपको बताना है कि करंट t बराबर 10 मिली सेकेंड पे कितना होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 10 मिली सेकेंड रख दीजिए, आपको मिल जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर 1 बाय 4। बी पार्ट में आपसे पूछा है कि 20 मिली सेकेंड्स पे करंट कितना होगा, तो यहाँ लिखूंगा 2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर 20 रखेंगे तो मिलेगा यहाँ पे माइनस हाफ, माइनस 1/4, यहाँ माइनस हाफ। अब बात करें सी पार्ट की, सी पार्ट में आपसे पूछा है कि 100 मिली सेकेंड पे कितना होगा, सो 100 मिली सेकेंड यहाँ पे रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 100 बाय 40 माइनस ऑफ 2.5, ये वैल्यू मिल जाएगी सी वाले पार्ट में। डी वाले पार्ट की बात करें, एक सेकंड को लिख सकता हूं मैं 1000 मिली सेकेंड, तो आपको मिल जाएगा ये 2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 25, ई रेज टू द पावर माइनस 25। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू किसी भी समय पर। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, एक LR सर्किट है जिसका टाइम कांस्टेंट 50 मिली सेकेंड है, LR का टाइम कांस्टेंट 50 मिली सेकेंड है, और इसको कनेक्ट किया जाता है एक आइडियल बैटरी से ऑफ EMF E। सो हमारे सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एक इंडक्टर है, हमारे पास एक रजिस्टर है, और हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी का EMF जो है E के बराबर है, इसका रेजिस्टेंस R, और इसका नहीं पता है, इसका भी कुछ नहीं पता है, वैसे L और R की वैल्यू नहीं पता, इसका EMF E दिया है। टाइम कांस्टेंट लेकिन आपको दिया है, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू L अपॉन R व्हिच इज इक्वल टू 50 मिली सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि टाइम elapsed बिफोर द करंट रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो करंट जब अपनी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है तो आपको बताना है कितना टाइम बीत चुका होगा। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू लिख सकता हूँ, करंट इज इक्वल्स टू करंट एट स्टेडी स्टेट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। सो हमें यहाँ पे रखना है कि करंट जो है आधा हो जाता है ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, I नॉट का आधा हो जाता है, यहाँ लिखेंगे I नॉट बाई 2 इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। I नॉट से I नॉट गया, 1/2 इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ।
दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t बाई टाउ। दोनों तरफ ln लेंगे तो ln2 इज इक्वल टू t बाई टाउ। तो आपको टाइम मिल जाएगा टाउ ln2, टाइम t इज इक्वल टू टाउ ln2। ln2 होता है 0.693 और टाउ की वैल्यू है 50 मिलीसेकंड्स। सो 50 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 0.693। तो यहां से एक 0 से एक 0 चली गई, 5 से गया 20 टाइम्स। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, एम्पियर्स में वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट 0.693 डिवाइडेड बाय 20, इतने टाइम जो है, इतना सेकंड जो है आपको यहाँ पे लगने वाला है। इतना सेकंड लग जाएगा करंट को हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में। पावर डिसिपेटेड इन हीट रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले पावर डिसिपेट की बात करते हैं, पावर कितना डिसिपेट होगा हीट की फॉर्म में। तो मैं मान लेता हूं इसी समय पर, किसी भी समय पर करंट I के बराबर है, तो इस रजिस्टर में जितना हीट डेवलप होगा वही पूरे सर्किट में हीट डेवलप होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हीट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R के बराबर। I कितना है आपके पास, I नॉट का स्क्वायर इंटू R, 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ का स्क्वायर। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, I स्क्वायर R। H मैक्स की जो वैल्यू है वो कितना है, I नॉट स्क्वायर इंटू R, I नॉट स्क्वायर इंटू R। तो इसका आधा हो जाना चाहिए जो हीट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ किसी भी इंस्टेंट पर हीट I नॉट स्क्वायर R बाई 2 के बराबर है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके I नॉट स्क्वायर इंटू R बाई 2, 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ का स्क्वायर। इससे यहाँ तो सिर्फ यही आएगा, 2 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ आपको मिलता है सिर्फ 1/2। 1/2 को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। उससे भी पहले आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना होगा, तो यहाँ मिलेगा 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ। इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा ई रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। ठीक, तो आपको यहाँ से दोनों तरफ ln लेना होगा, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए √2 माइनस 1/√2। सो ई रेज़ टू द पावर t बाई टाउ इज इक्वल टू √2 अपॉन √2 माइनस 1। तो यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू मिल जाने वाली है, टाइम t इज इक्वल टू टाउ इंटू ln ऑफ, नहीं ln मिलेगा, ln ऑफ √2 अपॉन √2 माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी जब हीट जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हीट के बराबर हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा है सी पार्ट में, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द करंट सर्किट रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी जो है इसमें स्टोर होती है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास फॉर्मूला है हाफ LI स्क्वायर के बराबर। तो ये आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ L I नॉट स्क्वायर 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ का स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगी एनर्जी, और एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है इतना, इसका भी आधा हो जाना चाहिए। सो 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 L I नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ का स्क्वायर। ये सब कैंसिल आउट हो गए। सेम इक्वेशन बन रही है जैसे पिछले सवाल में थी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो आंसर सेकंड वाले पार्ट में आया था वही इसका थर्ड वाले पार्ट का भी आंसर होने वाला है। ठीक।